सो यस, हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यूपीएससी ने आज प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया था और सभी बच्चों की कुछ प्रतिक्रियाएं आई। कोई कह रहा है कठिन पेपर है, किसी ने इजी भी कहा, और किसी ने कहा कि सर मॉडरेट पेपर है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि सेशन के बीच में आप पूछेंगे ही कि सर पेपर आपको मॉडरेट लगा, टफ लगा, इजी लगा, तो मैं पेपर को थोड़ा टफ की कैटेगरी में रखूंगा कि पेपर वाज क्वाइट टफ। ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो यूपीएससी ने अपना जो पैटर्न है 2022 में उसके संकेत दिए थे और इस बार मोर देन 45 क्वेश्चंस पर उन्होंने जो अपना एजेंडा कहें या फिर उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया और पूरे तरीके से ऑप्शंस को चेंज कर दिया। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या फिर ओनली वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, इस टाइप के और स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन भी पूछे। तो उसमें बेस्ट टफ ये हो गया कि अगर आपको क्लियर कट नॉलेज है ना, तभी आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो सकता है। जो एलिमिनेशन टेक्निक लगाना आप किसके माध्यम से सीखते थे, किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते थे तो कहते थे भाई इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो एलिमिनेशन टेक्निक भी इस बार काम नहीं आई। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में वो काम आती है, उसकी बात हम करेंगे। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी प्रीलिम सॉल्यूशन और हम बात करेंगे यहां पर सेट ए की कि ज्योग्राफी के साथ इसमें ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, मतलब ज्योग्राफी के लगभग सारे क्वेश्चन, प्लस इसमें मैंने मैपिंग के क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। ठीक है। अगर मैं इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और मैपिंग के क्वेश्चंस की बात करूं ना तो ये 25 से 30 के बीच लाई करते हैं। ठीक है, 25 से 30 के बीच। और यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था वो काफी न्यूज में था, उसके बेसिस पर भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हम पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। रिवर से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा ही होगा। तो इसमें पूछा है कि देखिए झेलम रिवर क्या वुलर लेक से होकर जाती है? झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। सो बिल्कुल ये सही है, ये ऑप्शन सही है कि यस, झेलम जो रिवर है वो आपकी वुलर लेक से होकर जाती है। दूसरा, अगर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होगा, इस थर्ड पॉइंट पर कंफ्यूजन होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ज्यादातर बच्चों को ये ऑप्शन पता है कि ठीक है ऑप्शन वन ठीक है, तो नन तो आराम से कट जाता है। ठीक है, ऑल थ्री, ओनली टू, ओनली वन, ठीक है, ये हमारे पास अभी भी रह जाता है। तो मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कनवार लेक। तो मियांड्रिंग क्या होती है? मियांड्रिंग क्या है कि जब रिवर जो है, ऐसा आप समझिए देसी भाषा अगर मैं बात करूं तो जब आपकी जो रिवर है जब वो सांप की तरह चले, ठीक है, या टेढ़ी मेढ़ी चले, तो अपनी जो मेन जो कोर्स है उससे थोड़ा सा अलग हटके क्या बनाती है, वो ऑक्सबो लेक बनाती है। ऑक्सबो लेक बनाती है। और ये जो कन्वर लेक है ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है और हिंदी में अगर कहें तो इसे गोखुर झील कहते हैं। ठीक है। सो ये किसकी वजह से बनती है? गंडक रिवर की वजह से बनती है। ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ओनली वन वाला पेयर भी कट जाता है। ठीक है। तो कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाता है, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी अगर आप देखेंगे, जो कृष्णा और गोदावरी है उसके बीच आपकी जो है कोलेरू जो लेक है, ठीक है, तो आपकी उसके बीच लाई करती है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच लाई करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ओनली टू पेयर आर करेक्ट। ठीक है, ओनली टू पेयर। ठीक है, ओनली टू इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अपने पेपर से मैच कर सकते हैं। यस। अगला क्वेश्चन पोर्ट से पूछा गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले तीन स्टेटमेंट देख लेते हैं और सबसे जो वैलिड स्टेटमेंट लगता है कि मैं ये मान के चलता हूं कि ये दोनों पोर्ट्स के बारे में लोगों ने बहुत कम सुना होगा। तो इसके बारे में तो सुना ही होगा कि विशाखापत्तनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो जब भी हम पोर्ट पढ़ते हैं तो बड़ी साधारण सी बात हमें बताई जाती है कि देखो विशाखापट्टनम की जगह जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, वो आपका क्या है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो गया है। यही तो पहले क्या होता था, वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री एंड ऑल ऑफ द अबव होता था।
यही पैटर्न इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि अगर क्लियर कट नॉलेज है तो ठीक है, वरना तो फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, एक मुंद्रा पोर्ट है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया, तो ये बिल्कुल सही है भाई। और ये पोर्ट को ओन कौन करते हैं, अडानी पोर्ट को क्या करते हैं, ओन करते हैं। ठीक, एक है कामराजार पोर्ट। ठीक है, तो इसको पहले इन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था और ये पहला ऐसा मेजर पोर्ट है इंडिया में जो रजिस्टर्ड हुआ था एज अ कंपनी। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब और दो जो ऑप्शन है इसमें सही है। और विशाखापत्तनम वाला जो है वो गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, और मुंद्रा जो पोर्ट है वो प्राइवेटली ओन पोर्ट है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्ट है वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुआ पहली बार। तो इसमें आपको बहुत शॉर्ट नॉलेज की आवश्यकता थी। अगर इसमें ऑप्शंस पुराने वाले होते तो हम एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन ही चेंज हो गए और यहां से जो आपका पेपर धीरे धीरे टफ होने लग गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, ये कुछ ट्रीज दिए हुए हैं जैसे जैक फ्रूट, महुआ, टीक, एंड हाउ मेनी ऑफ अबव आर डेसिडियस ट्रीज, इनमें से कौन से, डेसिडियस यानी कि पर्णपाती, हिंदी में इसको पर्णपाती कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भारत में यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन से डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं। तो भाई अगर हम बात करें महुआ, टीक, आपने सागौन का पेड़ का सुना होगा, तो ये सब क्या है, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी में आते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो जैक फ्रूट है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जैक फ्रूट जो है वो आपका आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में। ठीक है, सो टीक, साल, शीशम, हुरा, महुआ, आंवला, ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी के ट्रीज हैं जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं। जबकि जो आपका जैक फ्रूट है ये क्या है, आपका एवरग्रीन ट्री की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए वहां पर जैक फ्रूट गलत हो जाएगा और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन। सो जिनका सेट ए से शुरू हुआ था ना, तो अगर वो देखेंगे तो 1 से लेकर 20 तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन थे वो लगभग आपके ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से ही थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहली बात तो करेक्ट पूछा है, पेयर वही वाले दिए हो, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, तो बिल्कुल सही है कि जो इंडिया का जो लैंड है, मतलब कृषि करने योग्य भूमि, एरेबल मतलब जहां पर एग्रीकल्चर की जा सके। ठीक है, तो ये इंडिया की ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, तो भैया इरिगेटेड एरिया जो चाइना का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सो ऑप्शन 3, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि चाइना की पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है। ठीक है, सो चाइना इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इक्विप्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है, इतना, and India has the most arable land in the world and China average yield is around 6.5 ton per hectare, which is highest among in the Asia या among the highest in Asia। तो एशिया में सबसे ज्यादा किसकी है भाई, चाइना की प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि which one of the following is the best example of repeated fall in the sea level गिविंग राइज टू द प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। ठीक है, तो मार्शलैंड क्या होता है, देखो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से थोड़ा मार्शलैंड बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका जो बेसिकली लैंड अगर वो नीचे की ओर धंस जाता है तो उसमें जो बेसिकली वो दलदली भूमि वहां पर बन जाती है। तो इसको हम टेक्निक से कर सकते हैं, वो कैसे कि भीतरकनी का आपका ये सॉल्ट पैन और ये आपका स्वैम्प, ये सारे ईस्टर्न घाट पर है। ठीक, और आपका जो रन ऑफ कच्छ है वो वेस्टर्न घाट पर। एक डिफरेंट आंसर इसमें दिखाई देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, यस इलिमेनाइट एंड र्यूटाइल। ठीक है, ये क्या है, और के मतलब टाइप्स हैं। ठीक है, और क्या होता है भाई, रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, किसका, मेटल का एक
फॉर्म मतलब इंप्योरिटी फॉर्म ऑफ मेटल होता है, ठीक है। और ये किस में यूज होता है, मतलब ये किसके सोर्स है, ये सोर्स है दोस्तों टाइटेनियम के, ठीक है। तो आप यहां देख लीजिए कि इल्यूमिनाइट, ठीक है, इल्यूमिनाइट, FeO2, TiO2 एंड रूटाइल TiO2। तो इसमें जो कॉमन है आपका क्या है, टाइटेनियम के लिए ये क्या है, 2 चीफ मिनरल ऑफ टाइटेनियम। तो ये 2 चीफ मिनरल है किसके लिए, टाइटेनियम के लिए। तो इसका आंसर हो जाता है डी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि देखिए आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसमें कोबाल्ट का जो यूज होता है, तो उस कोबाल्ट को सबसे ज्यादा 3/4, मतलब इसमें 3/4 पूछा है, तो इनमें से, इन देशों में से कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो अगर उसका सिंपल सा आंसर अगर हम दें तो, और ये काफी 2021 में भी काफी न्यूज में रहा है, तो इसका आंसर है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऐसा देश है जो कि कोबाल्ट में लीड बनाए हुआ है, या फिर कोबाल्ट का हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अपना जो पेपर है वो निकाल के रखिए और इसको बारी बारी अपने जो आंसर्स हैं उनको मैच कर सकते हैं आप, है ना। यस, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। बहुत ही निहायती आसान सवाल है। अब बहुत सारे लोग तो बेसिन्स के बारे में भूल गए होंगे, है ना। तो बेसिन्स क्या है कि जैसे मेन रिवर्स है, ठीक है, जो मेन रिवर है उसका जो डिफरेंट उसके पास जो ब्रांचेस आ रही है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, बेसिन हो जाता है। और कॉन्गो बेसिन का अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इसमें देखिए यहां पर कैमेरोन इसका एरिया है, ठीक है। तो इसमें कैमेरोन देखिए, तो कैमेरोन एक पार्ट है किसका, कॉन्गो बेसिन का, ना कि नाइजीरिया है, ना कि साउथ सुडान है, ना कि युगांडा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है यहां पर थोड़ा सा, अगर जिस व्यक्ति ने या जिस भी एस्पिरेंट ने बहुत ही धैर्य से अगर क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो वो समझ गया होगा कि पहले ऑप्शन में ही गलती है। और वो गलती क्या है, पूछ रहा है कि अमरकंटक जो हिल है, वो अमरकंटक हिल आर द एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यन एंड सह्याद्री, जबकि क्या होना चाहिए था, विंध्यन एंड सतपुरा। क्या होना चाहिए था, विंध्यन एंड सतपुरा, ठीक है। उसके बाद शेषचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये गलत है, क्योंकि शेषचलम जो आपकी हिल्स हैं वो ईस्टर्न पार्ट को क्या करती हैं, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये बिलीरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। तो ये ईस्टर्न की जगह क्या आ जाएगा यहां पर, वेस्टर्न। तो इट मींस कि इन्होंने क्या करा है कि चालाकी से इसको और इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आप इसको मैच कर सकते हैं, जिनका सेट ए है वो मैच कर सकते हैं, बाकी डिफरेंट सेट वाले यहां से उन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, सॉरी उसका डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भी गलत था, क्योंकि अमरकंटक जो हिल है वो विंध्यन और सतपुरा के कॉन्फ्लुएंस पर है, ना कि विंध्यन और सह्याद्री के पर। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, तो इसका उत्तर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भैया आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में सुना होगा, ठीक है, कई बार, बहुत बार न्यूज, स्वर्णिम चतुर्भुज, हिंदी वाले अगर पूछना चाहें तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में कई बार आपने सुना होगा। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट डिब्रूगढ़ एंड सूरत, डिब्रूगढ़ एंड सूरत। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि सिलचर और पोरबंदर को कनेक्ट करता है। 2 सिटीज हैं इंडिया की जिसमें
क्वाड्रिलेटर में ईस्ट और वेस्ट जो कॉरिडोर है वो किसको कनेक्ट करता है, सिलचर को, और इधर सिलचर को, और इधर किसको, पोरबंदर को, जो कि कहां पर है, गुजरात में है। यस। उसके बाद हम बात करें सेकंड ऑप्शन की कि ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। जो ट्राइलेटरल हाईवे है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि जो ट्राइलेटरल हाईवे है आपका, जो ट्राइलेटरल हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, वो म्यांमार को कनेक्ट करता है मोरे से, उसके बाद इंडिया टू थाईलैंड, और फिर उसके बाद मैंडले एंड डिफरेंट जगह चला जाता है, कहां पर, म्यांमार पर। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आता है, तो मतलब इट मींस कि दोनों ऑप्शन अभी तक हमारे पास क्या है, गलत हो चुके हैं। थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश, ये भी गलत है, क्योंकि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कनमिंग इन चाइना। तो ये भी गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि वाराणसी ना होकर ये क्या है, कोलकाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वो आपने देख ही लिया होगा, इसका सही उत्तर है डी। तो कोलकाता विद कनमिंग द कैपिटल ऑफ यूनान प्रोविंस। ठीक है, तो इससे कनेक्ट करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले आपको कि स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है, या 1 स्टेटमेंट सही है, सेकंड उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, या सेकंड स्टेटमेंट सही है या उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन द कोल फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो इसमें किसी ने पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो सिंपल सी बात है, वो कहेगा कि बिल्कुल सही बात है कि अभी भी हम अपना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसके लिए कहां पर डिपेंड, किस पर डिपेंड है, कोल पर अभी भी डिपेंड करते हैं। यूरेनियम डिपॉजिट है हमारे पास, अभी भी हमें मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव सेंस भी बता रही है स्टेटमेंट, और आपको लग रहा है कि एटलीस्ट 60%, जबकि आपने पढ़ा होगा कि यूरेनियम का अगर वेस्ट भी बच जाता है तो उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उससे भी न्यूक्लियर जो है बॉम्ब बनाया जा सकता है। ठीक है, सो एटलीस्ट 60%, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मार्सुपिलाज आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो सबसे पहले ये होता क्या है, बहुत सारे बच्चे मतलब जो भी एस्पिरेंट्स है वो कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आप देखिए कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां से एज अ पेट के रूप में किसी को मतलब पालने के लिए जो अगर यहां पर ले आते हैं, जैसे कंगारू को ले आया आप ऑस्ट्रेलिया से, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपकी मार्सुपिलेज के कैटेगरी में आएगा। तो आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये टर्म आपको क्लियर है तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल सही कर देंगे, आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सो अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें कि जो मार्सुपिलाज है कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रीडेटर्स, कैन थ्राइव ओनली इन। सो ओनली क्या है, यहां पर एक नेगेटिव सेंस है जो ऑप्शन को क्या है, रॉन्ग करता है कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही क्या कर सकता है कि ये जीवित रह सकते हैं या फिर पाले जा सकते हैं। जैसे एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर मैं आपसे कहूं कि जो पोलर बियर है वो केवल और केवल नॉर्वे में ही रह सकता है या फिर सरवाइव कर सकता है, तो अपने आप में ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, बड़ा ही आसान और निहायती आसान सवाल पूछा था, सीधा ऑप्शन अगर आप दे देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज। सबसे पहले तो प्रोस्पोरिस जोलीफ्लोरा के नाम ने आपने सुना होगा, या फिर अगर मैं दूसरा नाम लूं तो अफ्रीकन स्नेल एप्पल के बारे में आपने सुना होगा। ये सब क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कि क्या है कि जो हमारी डोमेस्टिक स्पीसीज है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। या फिर आप गांव देहात में अगर आप जाते होंगे तो आपने क्या है कि पेड़ों पर ना एक पीले कलर की जो है लता वो देखी होगी, या फिर पीले कलर की जो
एक बेल है वो देखी होगी, वो एक इन्वेसिव स्पीसीज है, तो कि पेड़ों को क्या कर देती है, सुखा देती है। वो क्या है, एक प्रकार की इन्वेसिव स्पीसीज है। सो इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। और इनको बताता कौन है कि ये इन्वेसिव स्पीसीज है, तो सिंपल सी बात है, इसका निहायती आसान आंसर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड डेटा बुक है, उसके बारे में कि किस कैटेगरी में रखा गया है, ये सारी की सारी चीजें IUCN आपका बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल श्योर शॉर्ट नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछा है। सो अगर आपको पता है कि नेबुला क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। ठीक है, यस, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस, तो अगर हम देखें कि नेबुला देखते हैं, सबसे पहले सबने सुना होगा पल्सर और नेबुला, सबने सुना होगा। कब सुना होगा, जब हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी की जब हम बात करते हैं, या फिर आपने स्टार का फॉर्मेशन सुना होगा। ठीक है, स्टार का फॉर्मेशन सुना होगा कि नेबुला है, फिर उसके बाद रेड जाइंट स्टार है, प्लेनेटरी नेबुला है, उसके रेड जाइंट स्टार के बाद अब मेन सीक्वेंस स्टार है। डिफरेंट डिफरेंट एक मतलब, अगर रिदम में नहीं कह रहा मैं ये बात, या फिर एक सीक्वेंस में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि मास अगर ज्यादा होता है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, अगर कम होता है तो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर आपने नेबुला भी पढ़ा होगा। नेबुला में क्या खास बात थी कि नेबुला जाइंट था किसका, क्लाउड एंड डस्ट का। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये वाला जो ऑप्शन है आपका इधर कर दिया है, और ये वाला ऑप्शन इधर कर दिया है, तो इट मींस कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, और जबकि आपका जो पल्सर है वो पूछा हुआ कि न्यूट्रॉन स्टार दैट वर फॉर्म व्हेन मासिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो इसमें हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता होगा, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल के किसी बच्चे ने गलत करा है तो भाई बहुत समस्या वाली बात है, लेकिन ज्योग्राफी जब शुरू होती है, बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जब आपको पढ़ाया जाता है, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ब्लैक होल हो गया, व्हाइट डॉर्फ हो गया, रेड जाइंट हो गया, या फिर आपको बेसिक जो नॉलेज है कि भाई नेबुला क्या होता है, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। बिग बैंग थ्योरी में सिंगुलैरिटी वगैरह सब पढ़ाया जाता है। तो वहां अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही निहायती आसान सवाल था, तो इसमें कोई ज्यादा समस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से ABCD ऑप्शन दिया हुआ कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो क्लियर कट नॉलेज की थोड़ी आवश्यकता है। तो यहां पर पूछा है ऑप्शन ए के बारे में कि द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम दैट रिसीव एट द पोल। तो ऐसा कहीं आपने पढ़ा है क्या, कहीं NCERT में पढ़ा हो, कहीं आपने सविंदर सिंह में पढ़ा हो, या फिर कभी किसी आपके फैकल्टी ने बताया हो? क्यों आपने ऐसा नहीं ही पढ़ा होगा? क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि इंसोलेशन चेंज होता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग। सन का जो एपेरेंट मूवमेंट है या अर्थ का जो टिल्ट है, वो अगर दूसरी मतलब समर और जो विंटर सीजन है उसके अकॉर्डिंग जो है इंसोलेशन चेंज होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। दूसरा पूछा है कि इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, ये भी एक स्टेटमेंट ये है। सी स्टेटमेंट पूछा है कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट आर कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सोलर रेडिएशन। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंफ्रारेड जो वेव्स हैं आपकी, दे आर नॉट विजिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो भैया हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो नॉट विजिबल है। तो ये वाली बात, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा कि ये इंफ्रारेड रे जो कॉन्स्टिट्यूट करता है रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन को, तो ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका जो 62 का जो ऑप्शन अगर सेट ए है, तो आपका जो सही उत्तर है वो सी होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान, दोबारा से बोलता हूं कि दोबारा निहायती आसान सवाल है। पूछा है कि द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्टेटमेंट 1, इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए
जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो सॉइल होती है, अब एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, दैट इज लीचिंग। लीचिंग, अब बार बार किसी सॉइल पर अगर रेन गिरेगी, देन रेन गिरने के बाद क्या होगा कि जो उसमें मिनरल्स होंगे, जो उसकी न्यूट्रेंट्स होंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे कहां पर सर, नीचे चले जाएंगे, सिंपल सी बात है, वाटर के थ्रू, ठीक है। सो वहां पर जो सॉइल है वो क्या होगी, न्यूट्रेंट रिच नहीं होगी, तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन कॉज डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द सॉइल ऑफ कंपोज क्विकली। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हाई टेम्परेचर की वजह से और मॉइस्चर की वजह से जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ऊपर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए यस आगे बढ़े। वन सेकेंड, यस 1 सेकेंड। सो इसका जो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका डी। यस सो यस, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। तो जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है वो समर में आपने देखा होगा कि लैंड कितना ज्यादा गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू द ओशन। तो वी कैन से कि ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका सही है। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट है वो सेम होती है किसके केस में, समर के केस में भी, विंटर के केस में भी, लैंड के केस में भी और वाटर के केस में भी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि भैया आपका पहला ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट 2 है उसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, यस इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन बी इसका क्या है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट क्या है आपका ओवरऑल इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक। और ये बहुत ही निहायती सवाल है, निहायती आसान सवाल मैं कह सकता हूं कि जो कि डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। अगर आप एनसीईआरटी उठा लें, सविंदर सिंह उठा लें, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लें, तो इसमें आपने देखा होगा कि सिस्मोग्राफ में पी वेव पहले आती है कि एस वेव पहले आती है। तो सब कहेंगे कि पी वेव पहले आती है, उसके बाद एस वेव रिकॉर्ड की जाती है। फिर आप कहेंगे कि जो पी वेव है वो टू एंड फ्रो मतलब लॉन्गिट्यूडनल तरीके से चलती है। जैसे मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हुए हैं और अब मैं किसी को धक्का दे दूं तो वो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से चलेगी, वो धक्का सामने वाले को लगेगा, फिर वो सामने वाले को लगेगा। जबकि जो एस वेव है आपकी, वो आपकी चलती है अप एंड डाउन तरीके से, ठीक है, और एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका सी, ठीक। यस इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, सी हो जाएगा। यस अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक। हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लग रहा, थोड़ा नेगेटिव सेंस वाला स्टेटमेंट कि कोई भी थर्मल पावर प्लांट सी वाटर यूज नहीं करता, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसको हम रॉन्ग कंसीडर करते हैं। नन ऑफ देम सेट एज अप द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। तो भैया
आप अगर देखेंगे कि नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट हैं आपके कोल या थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि स्टेब्लिश्ड हैं कहां पर, वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में। नन ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी एक नेगेटिव सेंस का ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा नन। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई आपके टोटल 269 लगभग क्या है आपके थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें से 138 क्या है आपके पावर प्लांट पब्लिक सेक्टर जो है उनको चलाता है। ठीक, प्राइवेट से कुछ 131 किसके पास है, उसमें से प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। यस कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और यहां पर पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर एंड डिस्कस फॉर द कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, कार्बन कैप्चरिंग के लिए इनमें से क्या क्या हो सकता है, डिस्कस फॉर द कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन अबव एक्टिविटीज ऑफन कंसीडर। किसको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन द फार्मलैंड एक्सटेंसिव। तो आपने जो बेसाल्ट रॉक है अगर आप उसको रखेंगे तो वो कार्बन के क्या है, कंपाउंड से बनी होती है, या कार्बन जो है क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो वी कैन से कि जो बेसाल्ट रॉक है आपकी क्या हो सकती है, फार्मलैंड, इसकी वजह से आपका जो कार्बन कैप्चर है वो हो सकता है। दूसरा, इंक्रीज द अल्कलिनिटी ऑफ द ओशन बाय एडिंग लाइम। बिल्कुल, अगर अल्कलिनिटी बढ़ेगी तो एसिडी हो जाएगा, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी बेसिकली, एसिड नॉट एसिडिटी मतलब एसिडिक हो जाएगा वाटर। और जो आपका ओशन है वो एक अच्छा सोर्स है किसका, कार्बन को कैप्चर करने का। तो वी कैन से ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये वाला भी ऑप्शन सही है, कार्बन कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू एबंडोन जो डिफरेंट चीजें, माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट वाटर्स। ठीक है, कि जो माइंस हैं उसमें अगर हम कार्बन एज कंपेयर टू, भाई उसमें कार्बन कैप्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल इसमें हो सकता है। ठीक है, यस अगला स्टेटमेंट, कुछ लोग इसको भाई इकोनॉमी में भी कंसीडर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू। तो बिल्कुल सही है कि स्विट्जरलैंड लीडिंग एक्सपोर्टर है किसका, गोल्ड का। लेकिन स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, क्योंकि यहां पूछा हुआ है कि स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। नहीं, जो सबसे ज्यादा रिजर्व है वो किसके पास है, यूएसए के पास है। ठीक है, वो किसके पास है, यूएसए के पास है, यूएसए के पास है। उसके बाद द मोर ट्वाइस देन द गोल्ड रिजर्व ऑफ जर्मनी, इटली, इन सबसे ज्यादा ही है। और एक्सपोर्ट के केस में जो ज्यादातर है, जो मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट के केस में जो स्विट्जरलैंड है वो मॉनेटरी जो वैल्यू है उसके केस में स्विट्जरलैंड क्या करता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो वी कैन से इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है आपका both the statement 1 is correct and statement 2 is not correct, explain for the statement 1. Both the statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation. तो correct explanation कहाँ करता है ये, तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, statement 1 is correct but the statement 2 is incorrect. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब कुछ मैं जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बता देता हूं किसके, इसमें यहां पर जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उसके क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं। तो ये देखिए, सबसे पहला अगर देखें तो नागोर्नो काराबाग आपने सुना होगा कई बार, मतलब जो भी एस्पिरेंट सीरियस तैयारी कर रहा है उसने सुना होगा कि ये अजरबैजान और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का इशू है। तो इट मींस कि ये यहां पर कर दिया, ये यहां पर कर दिया है, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया है। ठीक है, अब किसी को इसके बारे में भी नहीं पता कि डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, तो उसको ये पता होगा कि जो खेरसोन है, खेरसोन कहां पर है आपका, जो खेरसोन है वो है आपका यूक्रेन में, जबकि वहां पर कहां पर दिखाया हुआ है, इजराइल में दिखाया हुआ है। तो इट मींस कि आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका, सही होगा, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन फिर आपका जो है किसका है, मैपिंग का है। यस, सो एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज, सो दोनबाज, ठीक है, कचिन, टिग्रे, ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, ये कहां पर है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है या नहीं करता है। सो जो दोनबाज नाम का एरिया है, टिग्रे तो क्या है, इथोपिया में है, दोनबाज नाम का जो एरिया है वो यूक्रेन में है, ठीक है, और ये म्यांमार में है, कचीन, ठीक है। तो ऑप्शन, जो तीनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहां पर है, म्यांमार में, ये कहां पर है, यूक्रेन में, और ये कहां पर है आपका, इथोपिया में, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, स्वाभाविक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना ही था, क्योंकि ये लगातार 1 साल से न्यूज में है ना, मतलब 1 साल से ज्यादा हुआ है यूक्रेन और रशिया की वॉर को, तो इसमें पूछा जाना स्वाभाविक बात ही है, ठीक है। सो इसमें देखेंगे आप कि हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्री शेयर द लैंड बॉर्डर विद द यूक्रेन, तो इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो भैया बुल्गारिया करती है, हंगरी करती है, रोमानिया करती है, ना कि लातविया करती है, लिथुआनिया न करती, और ना ही चेक रिपब्लिक करता है, तो ओनली 3, तो मतलब बी स्टेटमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि भैया जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, ठीक है, तो जैसे लातविया है, ठीक है, तो यूक्रेन से कितना दूर है, ये वाली लोकेशन यूक्रेन से कितना दूर है, चेक रिपब्लिक जो है ना, जो रिपब्लिक है वो कितना दूर है यूक्रेन से, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं लास्टली कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि एक क्वेश्चन जो है ना आपका स्पेसिफिक हीट वाला जो इसमें है, उसमें थोड़ा सा डाउट रह गया, उसमें थोड़ा सा एक इशू रह गया, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि जो स्पेसिफिक हीट है लैंड और ओशन की, तो उसमें थोड़ा डाउट रह गया, उसको हम एक बार देखेंगे, ठीक है, कभी किसी और लेक्चर में उसको देखेंगे। सो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो जनरली माना जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं कि लगभग जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के बीच, अगर किसी की मार्क्स आ रहे हैं बहुत सारी डिफरेंट आंसर कीज को लगाकर, ठीक है, डिफरेंट आंसर कीज को लगाकर उसके नंबर इतने बन रहे हैं, ठीक है, तो इट मींस कि वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दे, ठीक। दूसरा मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि अब जो खेल है ना, मतलब यूपीएससी में जो खेल है वो प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि प्रीलिम्स ना अनप्रिडिक्टेबल है, एकदम सरप्राइज देता है सबको, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो स्टूडेंट्स, सबको सरप्राइज देता है कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, और पेपर टफ था रियली में, ठीक है। तो 80 से 85 के बीच कट ऑफ दोबारा से हम मान के चल सकते हैं, लेकिन 85 से नीचे नीचे ही रहेगी, है ना। बहुत टफ था पेपर भाई, बच्चों के रिएक्शंस आए हैं उस पर, बहुत सारे बच्चों से बात की है, तब जाके पता लगा कि पेपर मतलब देखा भी है तो भी टफ ही है, ठीक है। तो 80 से 85 के बीच जिसके भी हो रहे हैं मार्क्स, वो जाके अपना मेंस की तैयारी करे अच्छे से। और साथ ही में सी सेट के लिए भी मेरे पास कॉल आया एक स्टूडेंट का, तो सी सेट के भी जो मार्क्स हैं उसको देख ले पहले कि आप सी सेट में क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, क्योंकि अभी जो मार्कशीट मेरे पास आई उसमें एक स्टूडेंट है, उनकी मार्कशीट मैंने देखी, तो जो कट ऑफ है शायद 84 कुछ रही है इस बार प्रीलिम्स में, उनके 98 के अराउंड नंबर हैं, लेकिन वो सी सेट में 1.5 मार्क्स से रह गए थे, ठीक है। सो अपने सी सेट के मार्क्स को भी लगा लीजिए, बिल्कुल श्योर हो लीजिए, मतलब रिजल्ट आएगा तब तो श्योरिटी हो ही जाएगी, लेकिन एक लमसम आपका सी सेट क्लियर है और ये नंबर बन रहे हैं आपके 80 से 85 के बीच, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द मेंस, ठीक है। आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे जो भी चीजें आपने प्लान कर रखी है उस अकॉर्डिंग चल सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट हैं जो पेपर का एनालिसिस देख रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, तो भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, कि भाई आप क्या करें, इसकी बेसिस पर, इसी तर्ज पर
दोबारा से अपनी तैयारी को थोड़ा सा, अपनी जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उसको चेंज करें एंड चेंज करके आगे बढ़े। ठीक है, सो मिलते हैं किसी एक नए और लेक्चर में। और हालांकि हम जो है आपके लिए इस YouTube चैनल पर मैं आपके लिए एक नई सीरीज भी लेके आ रहा हूं, वो होगी ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट सीरीज। उसमें हम ज्योग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी के हों, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हों, या फिर ओशनोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हों या टॉपिक्स हों, सबको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कवर किया जाएगा। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।